15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, कनेक्टेड है 220 वोल्ट से। अब सोर्स में फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और इसके थ्रू हमें फाइंड करना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रूट मीन स्क्वायर करंट और पीक करंट इस सर्किट के लिए। और अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट पे इसका क्या डिपेंड होगा, या फिर उन पे वो उनकी वैल्यू क्या होगी, हमें फाइंड करने हैं। तो फिर हमने सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड कर लिया था और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/ओमेगा c इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी 2 पाई न्यू सी, तो एक्स सी आ गया था 212 वोल्ट 12 ओम। फिर हमें फाइंड करना था आर एम एस करंट, तो आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन एक्स सी। वी आर एम एस की वैल्यू हमारे पास है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट अपॉन एक्स सी 212 ओम, और ये आ गया था आई आर एम एस वैल्यू आई। और पीक करंट होता है आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया, आई आर एम एस √2। √2 की वैल्यू रखी 1.414 मल्टीप्लिकेशन 1.47 एम्पियर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो करंट ऑसिलेट करेगी, कितना ऑसिलेट करेगी, +1.47 और -1.47 ऐसे। ठीक है, करंट कैसे ऑसिलेट करेगी, ये जाएगी प्लस ये माइनस 1.47 एम्पियर इसका पीक होगा, और ये हम इधर माइनस में 1.47 एम्पियर 1.47। तो ये पीक करंट है यहाँ पे इसकी, तो करंट आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, ये पीक वैल्यू है, इसे बोलते हैं आई नॉट। और ये नेगेटिव में है, तो ये साइकिल चलती रहेगी इसके आगे। कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ये पीक वैल्यू 1.47 एम्पियर, और वोल्टेज कितना रहेगा इससे, π/2 एम ऑफ। और ये क्या करता है कैपेसिटर में, करंट लीड करता है या लैग करता है, तो करंट ईएमएफ के साथ π/2 के क्या करता है, लीड में रहता है। ठीक है, कैपेसिटर के केस में क्वेश्चन में बोला था कि फ्रीक्वेंसी डबल हो, फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो एक्सी क्या हो जाएगा, हाफ, और एक्सी हाफ हो जाएगा तो फिर से करंट क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि इस तरह से इसके साथ क्या है, रिलेटेड है। तो हम लिख सकते हैं if the frequency is double, if the frequency is double, the capacitive reactance is half, and consequently तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। And after some time an iron rod is inserted into the interior of the inductor. What will be effect on glow of light bulb while inserting the rod? Give your answer please. ये क्वेश्चन 2020 में आया है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि इसमें क्या है कि अगर कोई आयरन रॉड को इंसर्ट किया जाता है इस इंडक्टिंग कोयल में, तो उसका उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा बल्ब के ग्लो में। तो उसका आंसर ये है कि अगर हम आयरन रॉड को इंसर्ट करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में इनसाइड द कोयल, तो वो कोयल क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है। कोयल क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है। और जब कोयल मैग्नेटाइज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है,
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट वो इंक्रीज हो जाता है कोयल में। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा कोयल में, इंक्रीज हो जाएगा इसके इनसाइड। और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इंडक्टेंस, इंडक्टेंस समझते हो ना, फ्लक्स चेंज होगा बहुत ज़्यादा टाइम्स में, तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा ऑफ द कोयल, इंक्रीजेज। इंडक्टेंस इसका इंक्रीज हो जाएगा। और जब इंडक्टेंस इंक्रीज होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा कोयल का, इंक्रीज हो जाएगा। वो क्यों? बिकॉज उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। उसके पीछे रीजन ये है कि एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा एल। समझ रहे हो ना? एक्स एल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, इसलिए उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हमें फिर रिजल्ट में क्या मिलेगा कि जो अप्लाइड वोल्टेज हम करेंगे उस पे इंडक्टर में, उस लार्ज फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाएगा। और बल्ब के पास कितना वोल्टेज पे पहुंचेगा, बहुत कम वोल्टेज बल्ब के पास पहुंचेगा। और जब बल्ब के पास बहुत कम वोल्टेज पहुंचेगा तो उसका ग्लो कैसा होगा, डिक्रीजेस। तो बल्ब का जो ग्लो होगा, द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब इज डिक्रीजेस। बिकॉज क्यों? क्योंकि जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है अक्रॉस द इंडक्टर वो लार्ज फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाएगा। तो समझ में आया कि अगर हम किसी आयरन रॉड को इंसर्ट करते हैं इंडक्टिंग कोयल में तो बल्ब कैसा करेगा, बल्ब का जो ग्लो होगा क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या अनचेंज्ड होगा? अरे बोलो भैया, क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या अनचेंज्ड होगा? तीनों में से क्या होगा? डिक्रीज। समझ रहे हो? क्योंकि वहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और जब रिएक्टेंस इंक्रीज होगा तो वो क्या करता है, अपोज करता है ना इलेक्ट्रिक करंट को। इसी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बल्ब जो ग्लो करेगा वो डिक्रीज करेगा। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन में लिख लिया। एज द आयरन रॉड इज इंसर्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटाइज आयरन इंक्रीजिंग हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में, और हेंस इंडक्टेंस ऑफ द कोयल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो अप्लाइड वोल्टेज होगा एसी अप्लाई वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा, लार्जर फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाएगा। और इसकी वजह से लेस वोल्टेज पहुंचेगा बल्ब तक। और क्या होगा, ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब इज डिक्रीजेस। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 2020 बोर्ड एग्जाम का। मोर एसी सर्किट है क्या? अगर एसी सोर्स से आपके रेजिस्टेंस के साथ एक रिएक्टेंस कनेक्टेड हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो आप उनमें जो करंट वेरी करती है इनिशियली वो एक कॉम्प्लेक्स वे में वेरी करती है इन सर्किट्स में। तो इन सर्किट की इस कैटेगरी में सबसे पहला जो सर्किट है वो है सीआर सर्किट, ठीक है। और जब वो करंट इनिशियली कॉम्प्लेक्स वे में वेरी करती है तो एक सफिशिएंट टाइम के बाद जो उसका सिंसाइडल वेव होता है वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा प्रिसिस्ट हो जाता है, उस सर्किट के लिए बहुत ज़्यादा प्रिसिस्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब उसमें एरर्स की संभावना बहुत कम हो जाती है और हमें स्टडी स्टेट ऑफ करंट मिल जाता है, ठीक है, सोर्स के साथ। और फेज डिफरेंस ऑफ द सोर्स वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो मेनली यही है कि जब वो कॉम्प्लेक्स वे में बन जाता है तो हमें किसी टाइम के बाद उसका जो सिंसाइडल वेव मिलती है या सिंसाइडल वेरिंग करंट मिलता है वो काफ़ी प्रिसिस्ट मिलता है। तो हम इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये मोर एसी सर्किट्स होते क्या हैं। वैन तो क्या हो जाता है, जब कॉम्प्लेक्स वे में करंट वेरी करती है तो
किस टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, काफ़ी प्रिसिस्ट हो जाता है उसका सिनुसाइडल वेरिंग करंट। ठीक है, और इन इसकी जो स्टडी स्टेट है करंट की, वो हम फाइंड करेंगे, वही जो हम वेक्टर मेथड डिस्क्राइब करा था पिछले क्वेश्चंस वगैरह के। तो सबसे पहले आता है इस कैटेगरी में, 3 तो हो गए थे, चौथा फोर्थ सी आर सर्किट। सी आर सर्किट सी आर कॉम्बिनेशन होगा 2 सर्किट का, सी कैपेसिटर और आर रेजिस्टेंस। ये कैपेसिटर और एक कनेक्टेड है आपके रेजिस्टर के साथ। और ये आई करंट फ्लो है। और एसी सोर्स का ईएमएफ कितना होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। कौन सा डायग्राम, फेज डायग्राम वेक्टर मेथड से। ठीक है, आर और यहाँ 1/ओमेगा कैपिटल सी, एक्स सी और आर के बीच का ये ग्राफ है। और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा आपका, जेड। एंगल इसे बोलते हैं फेज एंगल, फेज फैक्टर फाई। क्लियर इतना। तो ये है सी आर सर्किट। यहाँ पे इम्पेडेंस क्या हो जाएगी सर्किट के लिए, दी impedance of the circuit is, impedance का फॉर्मूला हमने लिखा था Z, Z is equal to अंडर रूट आर स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। एक्स क्या था वहाँ पे, वो सारे कैपेसिटिव इन रिएक्टेंस का स्क्वायर था, और ये रेजिस्टेंस का स्क्वायर है। तो यहाँ पे रिएक्टेंस क्या है, एक्स सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो एक्स सी की, आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा कैपिटल सी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और हेंस द पीक करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इसमें, पीक करंट इज, क्या हो जाएगा, पीक करंट की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन कैपिटल जेड। पुट द वैल्यू कैपिटल जेड, तो ई नॉट अपॉन ये ईएमएफ है
EMF क्या हो जाएगा, कैपिटल जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा कैपिटल सी होल स्क्वायर, I नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी। तो यहाँ से आपने क्या करा, जेड की वैल्यू निकाल ली। जेड इक्वल टू क्या आया था आपके पास, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ से पीक करंट हमने फाइंड करा, पीक करंट कितना आ गया, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड और ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट जो फाइव एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका टेन फाइव क्या आ जाएगा 1/ओमेगा सी आर, हम पहले फाइंड कर चुके हैं टेन फाइव। स्लोप भी एक्स अपॉन आर आता था, एक्स यहाँ पे एक्स ही है अपॉन आर। तो स्टेडी स्टेट करंट के लिए इक्वेशन आ जाएगी आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस था आज के इस लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रेक्टेंस दी रेक्टेंस इज 1/ओमेगा सी और करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है इससे। ठीक है, EMF से लीड करती है यहाँ पे, क्योंकि प्लस फाइव की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे π/2। तो ये था आपका CR सर्किट। उसके लिए हमने जेड फाइंड करा, इम्पीडेंस फाइंड करा, पीक करंट फाइंड करा और टेन फाइव फाइंड करा, फेज फैक्टर। हाँ हाँ, अभी तो कल ही पढ़ा है।